अभी हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग की जो विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। जो नीतियाँ हैं, नीतियाँ और विधियाँ क्या हैं वो देखते हैं। देखिए, उससे पहले हम एक बार विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या है विशेषताएं? शिक्षण राजनीति शिक्षण के नियंत्रण में रहती हैं। शिक्षण रणनीति जो होती है वो शिक्षक के नियंत्रण में रहती है। जो शिक्षक होता है उसके कंट्रोल में रहती है कि कौन सी रणनीति उसको अपनानी और कौन सी नहीं अपनानी, वो शिक्षक को पता होता है। ठीक है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करता है। देखो, उसके पास बहुत सारे कौशल हैं जो अभी अभी पढ़ के आए, उनमें से किसी भी कौशल का प्रयोग किस टाइम करना है ये उसको ही करना होता है, उसको ही पता होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह जो विधियाँ होती हैं यह शिक्षा दर्शन सीखने के सिद्धांत विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशेषता पर आधारित होती है या केंद्रित होती है। क्या कहेंगे? ये जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग विधियाँ हैं, ये शिक्षा दर्शन, सीखने के सिद्धांत और विद्यार्थी की व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उन पे केंद्रित होती हैं। ठीक है। उसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाती है। शिक्षण से क्या होता है? अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल मैटर निकल के आता है। व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यवहार परिवर्तन की शिक्षण का मतलब ही ये होता है कि सिखाना, सीखना, सीख देना कुछ, और उससे चहुमुखी विकास होता है बच्चे का। इस तरीके से शिक्षण करना होता है। और शिक्षण में होता ही क्या है कि एक के ज्ञान की वजह से, ज्ञान देने की वजह से दूसरे में इफेक्ट हो, परिवर्तन हो। तो परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है शिक्षण। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो शैक्षणिक मतलब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्त करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो टीचिंग मेथड होती हैं इनके बारे में बता रखा है, इनकी विशेषता बता रखी है। ठीक है। क्या क्या करेंगे? ये जो रणनीति होती है वो शिक्षक के नियंत्रण में होती है, वो अपनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ये वो चीज़ें निकालता होता है। फिर क्या है? यह शिक्षा दर्शन सीखने के सिद्धांत व्यक्ति की विभिन्नताओं पर केंद्रित होती है। मतलब जिसमें जितना ज़्यादा दिमाग है उस तरीके से वो हैंडल करता होता है। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाती है। बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनको भी पूरा किया जाता है। ये शिक्षण की विधियों की विशेषताएं हैं। अब शिक्षण विधि कौन सी हैं, कैसी हैं? देखो, जो मेथड और जो टेक्निक है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। मतलब जो स्ट्रेटेजी है और जो मेथड है वो अलग अलग होती है। पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधियाँ की हम जो मैटर है, जो भी सिलेबस है, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करें, प्रेजेंटेशन की जो शैली होती है उसको शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है। मेथड वर्ड्स वैसे जान लो कि जो मेथड है वो लैटिन वर्ड्स है, वो लैटिन से लिया गया है, जिसका मीनिंग है रास्ता। ठीक है। ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस वैसे ही बता दिया। मेन इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षण विधि की जो पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहते हैं। जो हम प्रेजेंट करते हैं, किस विधि से हम प्रेजेंट करते हैं, वो होती है शिक्षण विधि। ठीक है। अब एक बार है ना टीचिंग स्ट्रेटेजी और टीचिंग मेथड के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, जो स्ट्रेटेजी है इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य के आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है। कि जो स्ट्रेटेजी है उसका उद्देश्य के आधार पर चयन किया जाता है कि क्या उद्देश्य कौन से पूरे करने होते हैं, तो हम इसका चयन करें। टीचिंग मेथड में विषय वस्तु के आधार पर कि कितना सिलेबस है उसके आधार पर इसका चयन किया जाता है। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट ये व्यवहारों और संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अंदर व्यवहारों और संबंधों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ मेथड्स में, विधि में सिर्फ हम प्रस्तुतिकरण महत्व होता है। ठीक है। इसमें व्यवहार नहीं होते, प्रस्तुतिकरण पे ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है। प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें क्या होगा? मूल्यांकन का मापदंड उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। मतलब इसमें सारा जोर उद्देश्य प्राप्त करना होता है कि हाँ
मुझे उद्देश्य को पूर्ण करना होता है। लेकिन इसमें जो टीचिंग मेथड है, विधियां हैं, उसमें विषय वस्तु को पूरा करना होता है। उद्देश्य से हमने कोई मतलब नहीं है कि वो पूरा हो या ना हो, लेकिन उस सिलेबस को कंप्लीट कराने से मतलब होता है जितना जल्दी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ बच्चे को समझ में आए या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये होती है माइक्रो टीचिंग। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है, ये होती है मैक्रो टीचिंग, जो जनरली की जाती है हर जगह पे। ये जो परंपरागत शैक्षणिक सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन ये मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होती है। ये जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनके अंदर डिफरेंस है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रणनीतियाँ। ये रणनीतियाँ कौन सी रणनीतियाँ? यह शिक्षण के विस्तृत पक्ष को बताती हैं। रणनीतियाँ शिक्षण के विस्तृत पक्ष को बताती हैं। ये वे विधियाँ होती हैं जिनका उपयोग शिक्षण अपने शिक्षण को मतलब अपनी टीचिंग को प्रभावपूर्ण, रुचि और सरल बनाने के लिए करता है। ठीक है, मतलब है क्या, टेक्निक है क्या, मेथड और टेक्निक दोनों ही होती अलग अलग है, लेकिन काम क्या करती हैं कि जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेथड कौन से हैं। देखिए, व्याख्यान विधि, बहुत सारे मेथड हैं, कुछ मेथड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, डिस्कस करेंगे। एक मिनट, देखिए, जो टीचिंग मेथड है ये हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है। जो व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड है वो हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है। मतलब सिर्फ टीचर इसमें बोलता होता है, भाषण के रूप में इसको कंटेंट डिलीवर किया जाता है। कि जैसे जो एक्सटेंशन लेक्चर होते हैं वो कुछ ज़्यादा ज्ञान कम टाइम में देके जाते होते हैं, वो अच्छे होते हैं वो, लेकिन हायर एजुकेशन में ही ज़्यादा काम दिया जाते हैं। जो छोटी छोटी क्लासें हैं उसमें इसको सही नहीं माना जाता। किसी विषय विशेष पर भाषण व्याख्यान किसी विषय विशेषज्ञ के द्वारा दिया जाता है। मान लो कोई मैथ का ही टीचर है, उसको एक्सटेंशन में बुलाया है, कोई एक नॉलेज दे के गया है, मतलब एक टॉपिक को अपने तरीके से तैयार करके लाता है और वो फिर बच्चों को समझा के जाता है। कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चनरी रख दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ लेक्चर मेथड पर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ आता है, बोलता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि समझ आया नहीं आया। ऐसा नहीं होता कि कोई सिलेबस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसमें विद्यार्थी श्रोता की तरह सुनते होते हैं। हायर लेवल की क्लास में प्रयोग किया जाता है, बता दिया मैंने, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाता है। व्याख्यान विधि यही होती है। इसमें जो डीमेरिट्स क्या है इसके, छोटी कक्षा में इसका यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आएगा जब तक उसे ये नहीं पूछेंगे ये क्या समझ आया क्या नहीं आया, क्वेश्चनरी नहीं समझ में आएगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, छोटी कक्षा में यूज नहीं किया जा सकता। और ये इफेक्टिव कब बनाया जाए, आवश्यकता अनुसार इसका शामपट का प्रयोग किया जाए। मतलब कोई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझानी हो व्याख्यान विधि को, अगर हमें लगाना है, इफेक्टिव बनाने हैं, तो शामपट का प्रयोग किया जाए। दूसरा क्या है, जनरलाइज प्रिंसिपल पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जो जनरलाइज प्रिंसिपल है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, हो जाएगा। व्याख्यान विधि बिल्कुल आसान है, क्या है, हायर एजुकेशन में ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। यह विधि इस प्रकार की विधि है जिसमें छात्र अपनी पाठ संबंधित समस्याएं शिक्षक के सामने रखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अपनी जो भी पाठ में जो भी प्रॉब्लम आई है वो शिक्षक के सामने रखते हैं और शिक्षक क्या करता है कि बच्चों को बिठा देता है कि हाँ तुम सॉल्व करो एक बार। अपनी इच्छा अनुसार डिस्कस करने के लिए, हल निकालने के लिए वो अपने एफर्ट लगाते हैं बच्चे। ठीक है, फिर शिक्षक के पास ले जाया जाता है, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, फिर वो उसका कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये नहीं होता कि पूरी क्लास के साथ पहले डिस्कशन किया जाता है और फिर टीचर को बताया जाता है, वैसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये वो है। ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये सीखने वाले पर केंद्रित होती है। अगर सीखने वाले का इंटरेस्ट नहीं है तो इस पर ये कोई काम की नहीं है। फिर उसके बाद है विद्यार्थी की रुचि और प्रयास को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर विद्यार्थी को इंटरेस्ट बनाना होता है तो उसको दे दिया जाता है कि हाँ आप इस विधि का प्रयोग करो। अब क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं कुछ स्टेप्स के हैं। पहले तो समस्या का चयन करना होता है कि आपकी जो समस्या है कि कौन सी समस्या सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि
पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही डाटा उठा के बैठ गए, ऐसा नहीं है। समस्या इस तरीके से हुई, छोटी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। समस्या का प्रस्तुतिकरण, पहले समस्या का चयन करें, फिर उसको प्रेजेंट करें कि ये समस्या है सर, ठीक है। उसके बाद जो फैक्ट हैं उनको कलेक्ट करें कि ये फैक्ट है। परिकल्पना का निर्माण करें, ठीक है। इन फैक्टों के आधार पे रिजल्ट दें, वो होती है परिकल्पना। और फिर उसके बेस पे निष्कर्ष निकालना, समाधान करना। ये करने के बाद मूल्यांकन करना और कार्य का लेखन करना। ये सोपान है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, चरण है। ये जो विधि है करके सीखने में महत्व देती है। ज़्यादा किस पे फोकस होता है, अगर जब तक बच्चा इंटरेस्ट लेके नहीं करेगा ना तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसकी हो जाएगी, आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट में क्या है, इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे। जो डीमेरिट्स हैं इसमें समय और शक्ति ज़्यादा लगती है। देखो इतने सारे स्टेप्स करने में टाइम तो लगेगा और फिर दिमाग भी लगेगा, ठीक है। निष्कर्ष के गलत होने का भ्रम, बिल्कुल परिकल्पना हम ही तो बनाते हैं, उस परिकल्पना के डिपेंड पे ही तो हमारा निष्कर्ष बनता है, तो निष्कर्ष गलत होने का भी भ्रम रहता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, हाँ ये छोटी के लिए उपयोगी है, बड़ी के लिए नहीं है। इतना टाइम नहीं होता कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों पे, हर प्रॉब्लम पे इतना बड़ा इतने स्टेप्स करे जाए। इसमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, अगर एक्सपर्ट अवेलेबल हो तो ये हो नहीं सकती। तो ये जो समस्या समाधान विधि है इसमें भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि में क्या होगा, प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से निर्मित करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब सही है प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनरी डालना सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ज़्यादा ही अजीब सा हो जाए कि उसको एक ढंग से, एक सिस्टमेटिक वे से उनको प्रेजेंट करो क्वेश्चंस को, जिससे बच्चे बोर भी ना हो, ठीक है। सही तरीके से छात्रों के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करना ताकि वे उत्सुक और जागरूक अवस्था में ज्ञान का निर्माण कर पाए। ऐसा नहीं कि अब बोलने जा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तरीके से छात्रों के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करना ही प्रश्न उत्तर विधि का मेन जो पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है छात्रों के माध्यम से प्रश्नों से संबंधित स्थापित करना, संबंध और नवीन ज्ञान देना। मतलब प्रश्नों से ही कोई नई नई चीज़ें निकाल के उनको उनके ज्ञान में वृद्धि करना होता है, चाहे आप जो मर्जी विधि लगाओ, ठीक है। कुछ होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन चलाने चाहिए जिसमें स्टूडेंट की अपनी थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया को बढ़ाए, कि ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए कि बच्चे का माइंड खुले, ऐसा नहीं रटे रटाए, ठीक है। थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हो कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में कि वो सोचे ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से आई। ऐसे क्वेश्चन उसके माइंड में जब तक नहीं बनेंगे वो टीचिंग प्रक्रिया सफल नहीं होगी, ठीक है। ये मेरी प्रश्न उत्तर विधि है। इसके अंदर गुड टीचिंग मेथड ये हो ही गया कंप्लीट। उसके बाद है कुछ इसी तरीके से ब्रेन ने विचारावेश विधि दी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये देख लो। जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक छात्र हैं उन पे इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। ज़्यादा जो प्रभावशाली हैं उन पे ही, जो अजीब तरीके से आंसर देते होते हैं ना, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनके लिए विधि दी थी ब्रेन, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये टॉपिक आ जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। जो परियोजना मेथड है, 2 या 2 से अधिक लोगों को टीम बेस्ड टास्क दिया जाता है। जो एडवांस लेवल की कन्वर्सेशन होती है तो कई सारे एविडेंस देके प्रूफ किया जाता है। ये आर्मस्ट्रांग ने जो प्रोजेक्ट मेथड दिया था ना, ये क्या कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा टीम बना दी जाती है, टीम बेस पे काम होगा, ठीक है। टीम बनाने के बाद फिर एडवांस लेवल की कन्वर्सेशन होती है, सबके बीच में डिस्कशन होता है, और फिर प्रूफ देके उस बात को पुष्टि की जाती है कि ये बात सही है। ये होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे मेथड दिए गए हैं। मारियम मॉरिस्टन ने भी एक मेथड दिया है जो मांसपेशियों का अभ्यास करवाया जाता है उसके अंदर। ऐसे किंगडर में भी मेथड दिया है, गेम बेस्ड मेथड दिए हैं। तो कुछ छोटे मेथड हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ब्रेन वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसी तरीके से जो सिलेबस में इतने ही मेथड हैं ये हो जाएंगे। गुड टीचिंग मेथड क्या होगा,
जो विद्यार्थियों को सहभागिता को महत्व दे, जो छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित हो, छात्र की रुचि और प्रयास को महत्व दे, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखे, जो करके सीखने पर बेस्ड हो, क्रिएटिविटी बढ़ाए बच्चों के अंदर, ठीक है, वो गुड टीचिंग मेथड होते हैं। और हमारा ये यहीं पे टीचिंग मेथड्स ख़त्म होता है। शिक्षण का जितने भी हैं टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है करवाने तो मुझे बता देना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च वाला उठाएंगे, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके क्वेश्चंस 1-2 दिन में देखते हैं उठा के, फिर आपको समझाएंगे। तब तक इसको रिवाइज करें अच्छे से, 2-3 बार वीडियोस को पॉज करके देखें, या जिस तरीके से आपको रिपीट कर करके देखना है आप देखें, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, अदरवाइज ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।